हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो वही पिछला चैप्टर हमने पढ़ा लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें मिरर और लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें भी पिछले चैप्टर का के कुछ कंसेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? लाइट के कंसेप्ट के साथ। ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर हमारा रहेगा। तो हमारा ह्यूमन बीइंग्स में वो सेंस ऑर्गन जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन सा होता है भाई? आई। तो आई से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुंचती है, और उसके बाद जो है उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन हम कर पाते हैं। तो कैसे वो आई में एंट्री करती है और कैसे उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन की जाती है, आई के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कलरफुल वर्ल्ड का कनेक्शन आई के साथ तो होना ही है, क्योंकि जो भी बाहर की चीज़ें हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का है, किस शेप का है, वो सारी चीज़ें किससे ऑब्जर्व की जा सकती हैं भाई? आई से ही तो की जा सकती हैं। एक ब्लाइंड पर्सन के लिए जो है ये बता पाना मुश्किल होता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, किस कलर का है, किस शेप का है। तो ये जो आई है वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है, जिसके बेस पर हम सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई, आई जो है बेसिकली वो किस शेप में होती है? एक स्फेरिकल शेप में होती है। और इस आई की जो शेप है, स्फेरिकल शेप है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है भाई? 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ आई बाल कितना होता है भाई? 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए भाई, अगर इसकी आउटर बाउंड्री की बात करते हैं, तो आउटर बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आई का वो पार्ट जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड व्हाट? कॉर्निया। तो कॉर्निया आई का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट जो है वो आई में एंट्री करती है। इसके बाद और अंदर चलते हैं तो अगला बॉडी पार्ट कौन सा आता है भाई? आइरिस। ये जो दिखा रखा है ये कौन सा पार्ट है? आइरिस। आइरिस का सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या होता है? प्यूपिल। आइरिस का फंक्शन क्या होता है? इस प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल में करना, प्यूपिल की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में कौन सा बॉडी पार्ट रोल प्ले करता है भाई? आइरिस। कब ज़रूरत पड़ती है आइरिस के प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की? मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में हैं, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर प्यूपिल की साइज़ को क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। वहाँ पर वो प्यूपिल का साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। कब? जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर डिम लाइट में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आँखें फाड़नी पड़ती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर प्यूपिल का साइज़ क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो प्यूपिल का साइज़ बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटी जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये जो सारा रोल प्ले करता है वो कौन सा बॉडी पार्ट रोल प्ले करता है भाई? आइरिस रोल प्ले करता है। इसके बाद और अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो अगला बॉडी पार्ट हमारे पास इसमें आई में कौन सा आता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो हैं वो किसको होल्ड करती हैं? हमारा जो आई लेंस होता है, जो कि जेली शेप में एक क्रिस्टलाइन लेंस वो होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल लेंस होता है।
तो ये जो सिलरी मसल्स हैं ये ऑब्जेक्ट आई से कितनी डिस्टेंस पर रखा है इसके बेस पर वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट आई के नज़दीक लाई कर रहा है तो ये सिलरी मसल्स क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अगर आई से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो वो क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं। तो इस तरह से ये इस आई लेंस की फोकल लेंथ को मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद देखिए इस लेंस के एक इधर रीजन लाई कर रहा है कॉर्निया और इस लेंस के बीच में, और एक इधर इस लेंस के राइट साइड में रीजन लाई कर रहा है। इन दोनों ही रीजन्स में एक फ्लूइड भरे होते हैं। इस साइड में लेफ़्ट साइड में जो फ्लूइड भरा होता है वो तो होता है एक्वस ह्यूमर, और राइट साइड में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। ये फ्लूइड, इन फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, ये आई को एक स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड आई की वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर के कारण आई जो है वो स्फेरिकल शेप अपनी मेंटेन रख पाती है। अगर ये फ्लूइड नहीं होते तो ये स्फेरिकल शेप मेंटेन नहीं रख पाते। इसके बाद लेंस से पास होने के बाद लाइट रेज आई के जिस पार्ट पर क्या होती हैं, फोकस होती हैं, वो कौन सा पार्ट बोला जाता है भाई, रेटिना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज आई के जिस पार्ट पर बनती है वो कौन सा पार्ट होता है भाई, रेटिना होता है। अब रेटिना पर क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगी तो वो लाइट सेंसिटिव सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेंगी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे, ब्रेन में। और जब ब्रेन के पास मैसेज पहुँच गया इस सारी इन्फॉर्मेशन का, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी रेटिना पर, वो जब मैसेज ब्रेन में पहुँच जाता है तब फाइनली जो है हमें वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ये थे भाई आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस, किस पार्ट का क्या यहाँ पर रोल प्ले होता है। इसके बाद अगली टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगली टर्म हम यहाँ पर लेकर चलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, अभी लेंस की हमने चर्चा की थी। इसमें जो क्रिस्टलाइन लेंस है या जो आई लेंस है वो उसकी एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की उसकी जो एबिलिटी है वो क्या बोली जाती है, उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन बोली जाती है। वो वही बताया था, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऑब्जेक्ट नज़दीक लाई कर रहा है, एक्सपेंड होंगी तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा उसमें फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट दूर लाई करेगा उसमें फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से फोकल लेंथ को वहाँ पर क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है लेंस के द्वारा, और ये जो उसकी एबिलिटी है वो क्या बोली जाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद भाई हम बात करते हैं रेंज ऑफ विजन की। तो रेंज ऑफ विजन में एक तो वो मिनिमम डिस्टेंस, जिस मिनिमम डिस्टेंस तक आई से जिस मिनिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है, और एक वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो कितनी होगी भाई, 25 सेंटीमीटर, और ये बोला जाता है आई का नियर पॉइंट। और एक हमारे पास होगी कौन सी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक कोई आई जो है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकती है, वो बोला जाता है क्या, फार पॉइंट।
तो आई का नियर पॉइंट कितना होगा भाई 25 सेंटीमीटर और आई का फार पॉइंट कौन सा होगा भाई इन्फिनिटी होगा।